हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेटिज्म का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका एक वीडियो पहले आप देख चुके हैं और उसमें आपने काफ़ी सारी बातें जानी। बेसिक जो मैग्नेटिज्म के लिए होने वाली हैं कॉन्सेप्ट्स, वो आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका। तो जो लोग आज पहली इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी वीडियो जरूर देखें। वो आपको बेसिक टूल्स के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था, ताकि आपका जो काफ़ी टाइम से आप मैग्नेटिज्म से दूर रहते हैं, अचानक पढ़ना स्टार्ट करते हैं बीएससी में, तो आपको दिक्कत आती है। तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका एक कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, यानी उस पे हमने जहां उसमें छोड़ा है आपको यहाँ से उससे कैरी होगा। तो आप उसको ज़रूर देखें, फिर आप इस वीडियो को जरूर भी देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसकी आपको अल्टरनेट डेज पर वीडियो मिलेगी रात को 9 बजे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर आपको रिटन हैंड रिटन नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, जो आपको लिंक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल मिश्रा एजुकेशन के नाम से, वहाँ भी जाइए आप, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपकी एक तरीके से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको या डेरिवेशन कैसे करना है वो आपको वीडियोस के थ्रू मिलेगा, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स अगर मिल गया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी के बारे में बात किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म का कैसे ओरिजिन हुआ, मैग्नेटिज्म कैसे आया, किस कॉन्सेप्ट से आया और किन किन साइंटिस्ट का इसमें हाथ रहा। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने अपना मुझे अमूल्य ज्ञान दिया कि मैं आज आपके सामने ये बातें रख पा रहा हूं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं इस मौके पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय बेस्ट टीचर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड एक लॉ है, जो ये बताता है कि अगर किसी रीजन में आप क्या करेंगे, आप फ्लक्स डेल्टा जे कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा जे कैलकुलेट करेंगे, वो वहां से गुजरने वाले चार्ज के टाइम रेट, चार्ज डेंसिटी के टाइम रेट के इक्वल होगा। यानी डेल्टा जे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जे क्या है? जे आपकी क्या है? करंट डेंसिटी क्वांटिटी है। अगर जे आप निकाल रहे हैं, उसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है कि आप उस वेक्टर क्वांटिटी का ओरिजिन या सिंक ढूंढ रहे हैं। तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा वहां से गुजरने वाले, या वहां से गुजरने वाले कह सकते हैं, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट टाइम के इक्वल। तो ये बताता है कि जितना करंट डेंसिटी आपको कहीं फ्लो होती हुई फील होगी, उतना ही आपको चार्ज में भी कमी या एक्सेस चार्ज मिलेगा। तो कुल मिला के ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, यानी चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड एक इक्वेशन है, जो काफी डेरिवेशंस में काम आते हैं। तो चलिए इसको डेरिवेशन किया जाए, और उसको डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे जरा देखिए। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक वॉल्यूम V है, और इसमें चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। तो किसी पैच में मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रही है J, करंट डेंसिटी J, और इसकी एरिया वेक्टर मान लीजिए n कैप ds है। ये कोई रैंडम शेप, रैंडम पैच हमने ले लिया। आइए इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम dV। तो इस dV पर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज ऑन वॉल्यूम dV, ये आपके कोर्स में है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा। तो देखिए, ये चार्ज डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस dV वॉल्यूम में उपलब्ध चार्ज पता लग जाएगा। तो चार्ज, अगर आपका वॉल्यूम छोटा है तो उस पर जो चार्ज भी होगा वो भी छोटा होगा। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? रो dV। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। आई एम सॉरी, यानी इस छोटे से वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम पर आपका चार्ज कितना आ गया? रो dV। तो इस टोटल वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq। dq की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो dq की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो रो dV, और इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरे वॉल्यूम पर चार्ज अवेलेबल है, तो हमें इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम के ऊपर करना होगा, और साथ ही साथ इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है।
तो ये हमने निकाल लिया, माफ कीजिएगा यहाँ पे Q होना चाहिए, टोटल चार्ज इन द रीजन ऑफ वॉल्यूम V। अब हम चलते हैं करंट डेंसिटी की तरफ। तो करंट डेंसिटी की तरफ चलेंगे और निकालेंगे कि इस सरफेस से या इस पैच से कितनी करंट जा रही है। तो नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहां से निकलने वाली करंट, करंट पासिंग थ्रू TROUGH ds एरिया या n कैप ds एरिया कर लीजिए, यूनिट वेक्टर के लॉन्ग साथ में ले लीजिए। तो आपने ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा था। तो डी आई इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है, जे डॉट एन कैप डी एस। ये किसी ds पैच से निकलने वाली करंट, तो ये स्मॉल करंट, या क्योंकि हमने स्मॉल सरफेस एरिया लिया, और इस पूरे वॉल्यूम से निकलने वाले करंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। टोटल करंट के लिए हमें क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, डी आई, और डी आई की वैल्यू इसमें रख दीजिए, जे डॉट एन कैप डी एस, और इसे इक्वेशन दे दीजिए 3। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि आगे फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक, अब आते हैं आई के दूसरे फॉर्म, करंट के दूसरे फॉर्म में। आई आप जानते हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो सिंस आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। अब यहां पे हम माइनस साइन ये लगाते हैं कि इस रीजन से सपोज करते हैं कि चार्ज की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहां पे माइनस साइन लगा दिया गया। उसके बाद इस Q की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन में 2 में आए हुए वैल्यू का, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू आई थी, आप देखिए जरा पलट के, रो डीवी आई थी। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी, यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी, ठीक। अब ये I है और ये I है, ये भी तो करंट है, ये भी करंट I है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है जे इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ डी टी माइनस डी टी रो डी वी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको वो स्टेप समझा दूंगा। चलिए अब हम क्या करें, इस टर्म को इधर ले आए, जे डॉट एन कैप डी एस, अच्छा माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है, ठीक है। और इस डी बाई डी टी को हम क्या करते हैं, अंदर ले चलते हैं, डी बाई डी टी को अंदर ले चलते हैं। चाहे डिफरेंशिएट करके आप किसी चीज को इंटीग्रेट करें, चाहे इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करें, आपको वैल्यू में कभी चेंज नहीं मिलेगा। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं। तो ये मिलने वाला है आपका डेल बाई डेल रो टी डी वी। अब कहेंगे सर इसको मैंने क्यों कन्वर्ट कर दिया, ये पार्शियल हो गया, अभी तक ये टोटल में था, जैसे हम इसके अंदर ले जाएंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपका एक सरफेस इंटीग्रेशन है, देखिए ध्यान से, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन दोनों एक ही टाइप का हो, चाहे ये सरफेस हो, चाहे ये मतलब ये वॉल्यूम हो जाए या ये सरफेस हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नोन फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, जरा यहाँ पे किनारे पे लिखिएगा कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, अगर उसका हम फ्लक्स निकाल लें, दैट इज वेक्टर ए डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है वेक्टर ए का, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम ए का ही डाइवर्जेंस ले लें, ए का ही क्या कर लें, डाइवर्जेंस ले लें, और उसको पूरे उसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर दें। जैसे मैंने ये लिया और ए वेक्टर यहां पर कुछ अवेलेबल था, और मैंने यहां पे ये ए निकाला, ए डॉट एन कैप डी एस, यानी ए का फ्लक्स निकाला।
तो इसको अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसी वेक्टर का हम क्या कर ले, डाइवर्जेंस ले लें। तो जिस सरफेस के अलॉन्ग आपने पहले इसे क्या किया था, सरफेस इंटीग्रेशन लिया था, उसी सरफेस के अलॉन्ग आपको क्या करना होगा, उसी सरफेस पे आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो इसमें लगा सकते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा डेल डॉट ऑफ जे डीवी प्लस रो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टी डीवी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इंटीग्रेशन दोनों क्या हो गए, डीवी के रेस्पेक्ट में है, तो ये इंटीग्रेशन हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा आपके पास, डेल डॉट ऑफ जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इज डीवी इज इक्वल टू 0। अब किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपका इंटीग्रेंड 0 हो। ठीक है, इंटीग्रेंड 0 हो, दैट मीन्स यहां से हमें क्या मिलने वाला है कि डेल डॉट ऑफ जे इज इक्वल टू डेल ये प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम दिया गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये एग्जाम में भी मिलेगा। अब आप ये समझिए कि अगर करंट स्टेडी स्टेट में हो, स्टेडी स्टेट क्या मतलब है कि अगर आप डेल रो बाई डेल टी के बारे में सोचिए, डेल रो बाई डेल टी क्या है, अगर रो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, अगर रो टाइम का फंक्शन नहीं होगा तो अगर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। टाइम का फंक्शन होने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए वायर है, इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। इसका ये मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं कि रो टाइम का फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स अगर आप किसी पॉइंट पर चार्ज को देख रहे हैं और चार्ज देख रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी को देख रहे हैं, चार्ज डेंसिटी एज यूजुअल बना हुआ है, यानी चार्ज डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ, तो आप कह सकते हो कि टाइम हर समय यहां से इक्वल चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ऐसे केस में, स्टेडी स्टेट के केस में, स्टेडी स्टेट STEADY, हमें ये क्या मिलने वाला है, ये टर्म 0 मिलने वाला है। तो स्टेडी स्टेट के केस में डेल डॉट ऑफ जे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस बात का याद रखेंगे। चलिए, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ। इतनी बातें हमें मैग्नेटिज्म के लिए जरूरी थी और हमारे कोर्स में भी था, इस वजह से मैंने इसको आपको कराया। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म में। तो बात करते हैं मैग्नेटिज्म को पहली बार किसने देखा, तो पहली बार ओरेस्टेड ने देखा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वायर के क्रॉस, किसी करंट कैरिंग वायर के पास हम अगर ले जाते हैं कंपास तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखता है। सबसे पहले किसने देखा, ओरेस्टेड ने देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास हम मैग्नेटिक कंपास ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, यानी उसमें थोड़ा सा आपको विक्षेप दिखाई देगा। तो अगर मैग्नेटिक कंपास में विक्षेप होता है या डिफ्लेक्शन होता है तो उसका मात्र एक कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने सोचा कि चलिए हो सकता है किसी कारणवश, तो उन्होंने इसी समय इस करंट को ऑफ किया। जब करंट को ऑफ किया तो वापस जो मैग्नेटिक कंपास था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर स्टे किया। तो इस बात से उन्होंने कंक्लूड किया कि नहीं, करंट का क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो इस बात को उन्होंने रिपोर्ट किया रॉयल साइंसेस को कि भाई हमने एक नया आविष्कार किया है, नया खोज किया है कि करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। फिर उसके कुछ दिन बाद एम्पियर्स ने ये फाइंड किया कि दो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। बड़ा अच्छा ये भी था, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक वायर्स, सॉरी फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, जिससे उन्होंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी। आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन जानते भी होंगे। तो यहाँ से एक और इसमें ट्रेमेंडस चेंज आया, मतलब एक तरीके से रेवोल्यूशनरी चेंज आया मैग्नेटिज्म में। तो उन्होंने अपने पार्ट का नाम अलग अलग रखा। तो एम्पियर ने अलग अलग नाम दिया। एम्पियर ने इसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम दिया और वहीं आपके ओरेस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया।
अब क्या दोनों में अंतर था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या अंतर है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। करंट के मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाएगा, याद रखिएगा। करंट के अगर मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिसे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज जब मोशन में होता है और तब आप उसकी स्टडी करते हैं तो डायनामिक्स जो भी सारी चीजें आती हैं उसे स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायनामिक्स आपकी क्या होती है? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आपने पढ़ा तो आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से मतलब है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब चार्ज क्या है? मोशन में। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम बोला जाएगा। और वहीं अगर ओरेस्टेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया तो उनका भी सेम ही कॉन्सेप्ट था कि भाई चार्ज के कारण, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया। ठीक है, तो फिर एक इस पार्ट से निकल के आया आपका, अगर दो पार्ट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में कर दिया जाए तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ही मैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, मैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स और दूसरा होता है मैग्नेटोडायनामिक्स। ये कैसे, इसको कैसे समझा जाए? मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, जैसे हमने एक वायर लिया और वायर के में करंट फिक्स कर दी तो उसके क्रॉस किसी आर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है तो उसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में कंसीडर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट के कारण टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है तो उसको हम मैग्नेटोडायनामिक्स बोलते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेनली हमारा आता है बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, और ये मैग्नेटोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं फैराडेस लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह ये सब आपके मैग्नेटोडायनामिक्स में आता है, क्योंकि आपने फैराडे का नियम पढ़ा कि जब तक किसी क्वाइल या लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तब तक उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का उन्होंने चेंज माना या मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग बिहेवियर को स्टडी किया, उससे क्या निकलता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, ये उन्होंने इसके अंतर्गत किया। तो फैराडेस लॉ, फिर इससे रिलेटेड आपको लेंज लॉ पढ़ने को मिलता है। तो ये मैग्नेटोडायनामिक्स में कंसीडर किया जाता है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में याद रखेंगे बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ का कंसीडरेशन है। चलिए, ये बात हो गई आपकी मैग्नेटिज्म और इसके पार्ट्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं इसका जो सबसे बेसिक चीज है उसे जानने, और वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें जानना होगा डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर कर देने वाला हूं कि हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे, यानी हम किसी मैग्नेट को लेंगे और उससे मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे, कौन से मटेरियल आपकी मैग्नेटिज्म के लिए अच्छी, मतलब मैग्नेट के लिए अच्छी होती हैं, ये सब नहीं चेक करेंगे। हम यहाँ करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एकदम बहुत कीन माइंड से इसको बैठा लीजिए दिमाग में कि हम यहाँ पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे करंट की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन भी करेंगे। तो उसको कैसे डिफाइन किया पहली बार जरा देखते हैं। एक क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड लिया गया और उसमें चार्ज को मूव कराया गया। चार्ज को किसी एंगल क्यू पे व्हाटएवर कोई इसके एंगल से मूव कराया गया। चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से इसमें एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स था, चार्ज पे लगने वाला फोर्स था, वो प्रोपोर्शनल था किस पर? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर। दूसरा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था। तीसरा साइन ऑफ थीटा, यानी जो ये आपकी क्या होगी,
एंगल होगी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, यानी चार्ज के मोशन के बीच में, उसके साइन थीटा पे, और नेक्स्ट चार्ज की क्वांटिटी पर। तो इतनी वैल्यूज पर फोर्स डिपेंड करता था। तो अगर इनको मॉडिफाई करके, मतलब एक साथ करके लिखा जाए, तो F आ जाएगा आपका, F इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, और इस प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आता है 1, तो इसको 1 ले लेते हैं। तो जब 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, F QVB साइन थीटा। अच्छा, इसमें अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो QV क्रॉस ऑफ B, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इस फोर्स की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया, जरा उसको देखते हैं। हम बात करें यहां से, हम टर्म्स को कम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा को हम अलग अलग रख सकते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज यानी डायरेक्शन ऑफ द चार्ज हम बदल सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए किसी टाइम उसको 90 रख दिया जाए, तो थीटा 90 रख दिया जाए और Q की वैल्यू 1 रख दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा F इज इक्वल टू VB। इसको भी कम कर लिया जाए, या QVB लेकर लेते हैं, मान लीजिए Q को 1 नहीं करते, अभी करेंगे जब जरूरत होगी। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, B वैल्यू आ जाएगी F अपॉन QV। ठीक, अब ऐसे में हम चार्ज को ले लें 1, चार्ज हमने ले लिया 1 कूलम या यूनिट चार्ज ले लिया, V हमने ले लिया 1 मीटर पर सेकेंड या यूनिट वेलोसिटी। तो अब हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर एक चार्ज या यूनिट चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, कैसे, 90 डिग्री पर। अगर यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करे, तब चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या देगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। आप फिर से समझिए कि अगर हम एक चार्ज ले लें, यूनिट चार्ज ले लें, उसे यूनिट वेलोसिटी से मूव कराएं और एंटर कराएं मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे, 90 डिग्री में, तो जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, वहां पर अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। तो इसको डेफिनेशन लिखा जाए जरा। लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, if unit charge is moving with, enters in the magnetic field with unit velocity perpendicular to the field, then force experienced by the charge will give the मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पॉइंट पर ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की और बहुत बेस्ट डेफिनेशन है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे इसको डिनोट किया जाता है, इसकी क्या यूनिट है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो एक तो हम इसी से निकाल सकते हैं। पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट तो B क्या था हमारा, B हमारा था F अपॉन QV, है ना। F क्या है, न्यूटन है। Q हमारा चार्ज है, तो इसे हम कूलम कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। जैसे भाई I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, तो हम इसे एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं। और V क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये इसकी SI यूनिट बोली जाएगी। फिर इसे एक साइंटिस्ट के नाम पे असाइन किया गया है,
जिसे टेस्ला के नाम से जाना जाता है। टेस्ला बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे आज तक के साइंटिस्टों में। दूसरी इसकी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी इसकी यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका डायमेंशन भी आप निकालिए। आप बीएससी थर्ड ईयर के, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो एटलीस्ट आप डायमेंशन जरूर निकालिए, ये आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। चलिए, बी कैसी क्वांटिटी है? बी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का याद रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अगर इस केस में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, बी को क्या बोलते हैं? बी के अलग अलग नाम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इसके दो मुख्य नाम हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगली क्लास में हम लोग बायो शावर्ट लॉ पढ़ेंगे। बायो शावर्ट लॉ के बाद अलग अलग केसेस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर हम लोग एम्पियर्स लॉ करेंगे। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है और साथ ही साथ बायो शावर्ट लॉ का भी यूज करके आपको डिफरेंट सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज़, आपके लिए ही ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट में भी करें। आपको जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, अच्छा बुरा जो भी है, आप कमेंट में बताएं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ओके, और लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को भी आप प्रेस कर रखिए ताकि अगर वीडियो कोई आती है तो सबसे पहले आपको पता लगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।